जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं राज तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारी स्पेरेस यूट्यूब चैनल में मिस्टर साइंस स्टार में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड के साइंस का जो चैप्टर है, बेसिकली आज से हम लोग इस पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, बात समझ में आ रही है? सर, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहली बात, ये 8th स्टैंडर्ड है, राइट? 8th स्टैंडर्ड है। हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लेकर के, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से चालू करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से उठाऊंगा आपको। ठीक है, बात समझ में आई? तो शायद ये पहला लेक्चर है, तो हो सकता है कि ज्यादा टाइम लगे इसमें। ओके, आप उसका टेंशन मतलब, आपको कंटेंट भरपूर मिलेगा, समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपने चैप्टर का नाम देखा, चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। वर्ल्ड मतलब क्या? हमारी दुनिया। ओके, हमारा जो अर्थ है। ओके, और लिविंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, जिस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते, राइट? बात समझ में आ रही है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं प्लांट और दूसरा होते हैं एनिमल्स। प्लांट और एनिमल, ये दोनों क्या है? क्या है? ये दोनों लिविंग है। ओके, और ये लिविंग कहाँ पे होते हैं? वर्ल्ड में होते हैं। ओके, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, इसका मतलब क्या? ये जो वर्ल्ड है, इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि प्लांट और एनिमल, बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर के बारे में, इसी चीज के बारे में स्टडी करना है। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या? मतलब लिविंग थिंग की अगर मैं बात करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्लांट, दूसरे होते हैं एनिमल्स। ओके, बेटा आप लोगों को पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? ये अपना खाना खुद से बना पाते हैं, खुद से बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, तो प्लांट क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए ना, क्योंकि वो क्या बना रहे? खाना बना रहे। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी के लिए हम लोग ने प्लांट को क्या बोला है? ऑटोट्रॉफिक। दूसरा, जो एनिमल्स होते, एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, राइट? हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ओके, जो एनिमल्स होते हैं, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, राइट? इसी के लिए हम लोग किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, राइट? तो प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, और जो प्लांट को कंज्यूम कर रहा है, जैसा कि हम लोग क्या हो जाएंगे? फिर कंज्यूमर हो जाएंगे। ओके, बात समझ में आई? ओके, तो प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, और जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या? वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो। ओके, बेसिकली हम लोग भी एक एनिमल ही है, हम लोग भी किसी प्लांट के ऊपर डिपेंड है ना। हमारे घर पे जो सब्जी बनती है, दाल बनता है, चावल बनता है, रोटी बनता है, सब क्या प्लांट से ही तो आया है। ओके, तो बात समझ में आई? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के, एक प्लांट होते हैं और दूसरे एनिमल होते हैं। ओके, उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, छोटे जीव जंतु, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। ओके, हम लोग यहाँ पे ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन करने वाले। ओके, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना, राइट? क्या करना? वर्गीकरण मतलब क्या? डिवाइड करना, कैटेगरी बनाना, ओके, ग्रुप बनाना। बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से मान लेते हैं हमारे स्कूल में क्या होता है, एक क्लासरूम में मान लेते 50 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे, मतलब 50 स्टूडेंट्स है। ओके, उस 50 स्टूडेंट में से, राइट, अगर किसी ने पूछा कि गर्ल्स कितने, तो मैं गर्ल्स का नंबर बताऊंगा ना, कि पूरे 50 का, कि पूरे 50 बच्चों का नंबर बताऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझसे क्या पूछा जा रहा है? गर्ल्स पूछा जा रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने गर्ल्स को, बॉयज को अलग करके रखा है क्लास में। बात समझ में आ रही है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, आने वाले लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका ग्रुप बना देना, कैटेगरी बना देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ऐसा क्यों? ताकि हम लोगों को हेल्प हो सके, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी कर सके। ओके, ओके, आगे चल करके हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, डोंट वरी। ओके, चलो हम लोग आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, चलो, क्योंकि ये बेटा बायोलॉजी का चैप्टर है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले
मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज के लेक्चर में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, आज के लेक्चर में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उसका रिवीजन करने के लिए मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। जिसमें क्या होगा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, उसके 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है अपने मन में, या तो अपने आप रफ बुक में लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग ने जो भी पढ़ा है ये सब क्या हो जाएगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा एक बार, ओके। तो एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट अभी नहीं, लास्ट में जब हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा तब, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। आज का लेक्चर बेसिकली क्या है, चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। चलो, हम लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। हम बोलेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन है वो, तो वो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, हम लोग इनके नाम से इनको जानते हैं, ओके। क्या नाम है इनका, एरिस्टोटल, ओके। लेक्चर में एकदम ध्यान से सुनना है, क्या पता कहां से मैं क्वेश्चन पूछ लूं एमसीक्यू के फॉर्म में, ओके, एबीसीडी के फॉर्म में, अंधेरी बांद्रा चर्चगेट दादर ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है, कौन है, एरिस्टोटल, ओके। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, ओके। इस चैप्टर में अगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग में देखें ना, तो हम लोग से टोटल 3 क्वेश्चन पूछा है, ओके। क्या क्या पूछा है, 3 क्वेश्चन। पहली बात तो मैं ये बता दूं, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दो, हम लोग कुछ नई चीज को सीखने जा रहे हैं, टाइम लगेगा क्योंकि मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखो क्या है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर ये हायरार्की क्या होता है, क्लासिफिकेशन को तो मतलब समझ गए, मतलब ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में या ग्रुप में या सब ग्रुप में डिवाइड कर देना। हायरार्की क्या होता है जानेंगे, डोंट वरी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, which levels of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature, ठीक है, डोंट वरी पढ़ेंगे। चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखते हैं, क्या है, व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो बात करते हैं हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन हायरार्की, ओके। क्लासिफिकेशन हायरार्की क्या होता है ये जानते हैं। चलो देखो, हायरार्की का मतलब होता है बेटा रैंकिंग, क्या होता है, रैंकिंग। जिस तरीके से स्कूल में जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो ये सब क्या है, रैंक है बेसिकली, ठीक है। तो हायरार्की का मतलब होता है रैंकिंग, और ये टोटल कितना होता है, 7, कितना होता है, 7, जानेंगे अभी, ओके। चलो आगे, सर इसको बताया किसने था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं कार्ल लिनियस, कैरोलस लिनियस भी बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इनको क्या बोलेंगे, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस प्रपोज्ड द क्लासिफिकेशन हायरार्की। तो ये किसने हम लोगों को बताया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कार्ल लिनियस सर, क्लासिफिकेशन हायरार्की, ओके। चलो सर किसने प्रपोज किया था, कार्ल लिनियस, ओके। अभी जो कार्ल लिनियस सर हैं इनके बारे में खास बात, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, कार्ल लिनियस। तो ये हो जाएंगे हमारे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। चलो ओके, अभी जो टोटल 7 रैंकिंग है ये बेसिकली है क्या क्या, ओके, ध्यान से सुनो। वो 7 रैंकिंग है हमारा, सबसे पहला है किंगडम, सबसे पहला है किंगडम, ओके। दूसरा है हमारे पास फाइलम, किंगडम फाइलम, और एक और होता है डिवीजन,
इसको ये दोनों को साथ में रखा जाता है, मैं बताऊंगा अभी क्यों, ठीक है। अच्छा चलो सुन लो, फाइलम हम लोग किसके लिए लेते हैं, ये एनिमल के बारे में। जब हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग फाइलम बोलेंगे, और जब हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे। ओके, जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे साइंस 2 में चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ओके, वो चैप्टर अगर आपके पास बुक है या आजू बाजू में कोई भैया या दीदी है उनका बुक लेकर के जरा वो चैप्टर को ध्यान से देखो, वहां पे डिवीजन लिया है। ओके, और 10th में एनिमल क्लासिफिकेशन करके चैप्टर नंबर 6 साइंस 2 के सब्जेक्ट में, ये चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके, वो टेक्स्ट बुक जरा उठा करके देखो, वहां पे देखो फाइलम लिया होगा। ओके, बात समझ में आई? तो सबसे पहला होगा किंगडम, दूसरा फाइलम और डिवीजन। ओके, एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइलम लेंगे, प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो डिवीजन लेंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर उसके बाद आता है फैमिली, फिर उसके बाद आता है हमारा जीनस, फिर उसके बाद आता है स्पीशीज। ओके, तो ये टोटल क्या है बेसिकली हमारे 7 क्लासिफिकेशन हायरार्की है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन बोलो। ओके, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये सब 7 क्या है हमारे क्लासिफिकेशन हायरार्की, जिसको किसने दिया था, कार्ल लिनियस सर ने दिया था, और वही है क्या है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जो किंगडम है इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कैटेगरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कैटेगरी, कैटेगरी। ओके, और क्योंकि सबसे ऊपर है ना तो इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, हाईएस्ट कैटेगरी, और जो सबसे नीचे है बेटा इसको बोलेंगे लोवेस्ट कैटेगरी, लोवेस्ट कैटेगरी। ओके, चलो, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, किंगडम, और सबसे लोवेस्ट क्या हो जाएगा, स्पीशीज। ठीक है सर, इसको कैसे याद करें, पहली बात तो ये 7 है, टोटल कितना है, 7 है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन बोलो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है सर, इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, चलो मेरे पास एक ट्रिक है, वो भले मेरा नहीं है, मुझे भी मेरे सर ने बताया था। ठीक है, वो ट्रिक मुझे आज भी याद है, वो ट्रिक का नाम है, उस ट्रिक को हम लोग जानेंगे कुछ इस तरीके से। हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे कि कीप प्लेट या डिश, कीप प्लेट या डिश, कीप प्लेट या डिश क्लीन, ऑर्डर से ओ ले लिया, और फैमिली गेट 6। ओके, पहली बात तो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, प्लेट को या डिश को साफ रखो, मतलब जिसमें हम लोग खाना खाते हैं उसको साफ रखो। क्यों, क्योंकि हमारी जो फैमिली हो उसके अंदर फैमिली मेंबर बढ़ गए, कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इस ट्रिक से हम लोग इसको याद करेंगे। अच्छा, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप किंगडम से शुरुआत करें तो आपको कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा, अगर आप स्पीशीज से शुरुआत करें तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्लास बोलेंगे फिर फैमिली फिर किंगडम फिर स्पीशीज फिर क्लास, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या तो किंगडम से या तो हाईएस्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो लोवेस्ट तक जाओ, या अगर आप लोवेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो हाईएस्ट तक जाओगे। ओके, इतनी बात समझ में आई? सर ये ट्रिक क्या है, नहीं समझ में आ रहा, देखो के से क्या है, किंगडम, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कीप बोलेंगे। फिर अगर हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइलम बोलेंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लेट। ओके, अगर हम लोग डिवीजन कब लेंगे, जब हम लोग प्लांट के बारे में बात करेंगे, एनिमल के लिए बात करेंगे तो फाइलम, प्लांट के लिए बात करेंगे तो डिवीजन। इसी के लिए मैंने स्लैश डाला, ये दोनों अलग नहीं है साथी। एक, अगर प्लांट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, एनिमल की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों साथ में नहीं ले सकते बस। ओके, चलो उसके बाद क्या है, क्लास, क्लास से हो जाएगा क्लीन, और से हो जाएगा आपका, और से हो जाएगा आपका ऑर्डर। ठीक है, फैमिली, फैमिली तो पूरा ही है, फैमिली से फैमिली याद कर सकते हो, बहुत इजी है। फिर जी से जीनस, और यहाँ पे क्या है, गेट है, गेट, और एस मतलब स्पीशीज होता है, और हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है, 6 लिया है। तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके से याद करेंगे, कैसे, अगर हम लोग एनिमल की बात करेंगे, एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो बोलेंगे
कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट 6। ओके, अगर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो डिवीजन बोलने का, तब क्या बोलोगे, कीप डिश क्लीन और फैमिली गेट 6। इसमें से जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो है हमारा किंगडम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ लूं मैं एमसीक्यू के फॉर्म में। और सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सा हमारा, स्पीशीज है। ओके, बात समझ में आई। चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारा था सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है तो उसका हायरार्की क्या, मतलब रैंकिंग क्या, तो ये टोटल 7 है। ठीक है, हाईएस्ट किंगडम हो जाएगा, लोएस्ट स्पीशीज हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम फॉर या ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग होता है। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से, कहां बात की जाए, चलो यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हमारे पास, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे हम लोग, नेमिंग करेंगे। और बाइनोमियल मतलब क्या, याद करो अपने 8th या 7th में पढ़ा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलाइनोमियल। तो मोनोमियल मतलब क्या, सिंगल, बाइनोमियल मतलब दो, बाई का मतलब भी दो होता है, और बाइनोमियल मतलब हो गया दो, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। मतलब ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोगों को बताया, इनका ये कहना है कि इस धरती के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका नामकरण मैं करूंगा, और वो सिर्फ 2 ही लेटर में होगा, 2 लेटर में होगा, 2 वर्ड में होगा। कितने वर्ड में होगा, 2 वर्ड, या तो 2 कंपोनेंट भी बोल सकते हो। तो 2 है इसी के लिए बाइनोमियल, क्योंकि हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, इसी के लिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। ओके, चलो ये भी किसने दिया था, ये भी किसने दिया था, ये भी दिया गया था, कार्ल लिन्नियस सर ने ही दिया है। ओके, ये भी किसने दिया है, कार्ल लिन्नियस सर ने ही दिया है। चलो देखो, कार्ल लिनियस प्रपोज्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, देखो हम लोग ये जो साइंटिस्ट है कितने महान है, राइट। कार्ल लिनियस को हम लोग ने क्या बोला है, इन्होंने क्लासिफिकेशन हायरार्की भी दिया है, क्लासी और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया है। ओके, और इन्हीं को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग ने दे करके रखा टाइटल इनको, पहली बात क्लासिफिकेशन हायरार्की भी इन्होंने ही दिया है, फिर उसके बाद इन्हीं को हम लोग ने बोला फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी किसने दिया है, कार्ल लिनियस सर ने दिया है। ओके सर, बात ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बात करूं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या कोई भी चीज, ठीक है, मान लेते हैं आम है, इसका सिर्फ एक नाम नहीं है। ठीक है, इस धरती के ऊपर जितने भी अलग अलग देश है, कंट्री है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे आम बोलता हूँ, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं, हो सकता है उसी फल को, उसी फ्रूट को किसी और कंट्री में किसी और नाम से जाना जाए। ओके, बात समझ आ रही है, जैसा कि हम लोग आम को क्या बोलते हैं, मैंगो को क्या हिंदी में बोलते हैं, आम, बराबर। उसी तरीके से मराठी में इसको अम्बा बोलते हैं, बराबर। और कोई स्टेट में और कोई नाम हो सकता है इसका, बात समझ में आ रही है। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था कंफ्यूजन, क्या क्रिएट हो रहा था, कंफ्यूजन, बराबर। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आम बोलूंगा तो बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, बट अगर मैं आंबा बोलता हूँ तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं सिर्फ वही समझ पाएंगे कि आम को ही मराठी में क्या बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था कंफ्यूजन। ओके, तो नाम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो हो सकता है, एक होता है लोकल नेम, राइट, और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। जैसा कि मेरा नाम राज है, राइट, बराबर। जहां जहां मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, बच्चे मुझे राज सर के नाम से जानते हैं, बट मेरा घर का भी एक नाम है, रीशु। ओके, तो रीशु क्या हो गया, ये मेरा लोकल नेम हो गया, ये मेरे रिलेटिव, मेरे भाई बहन मम्मी पापा मुझे रीशु के नाम से बुलाते, राइट। बाहर मुझे बुलाया जाता राज सर के नाम से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसका दो नाम होता है, एक होता है लोकल, दूसरा होता है साइंटिफिक। लोकल क्या हो सकता है,
बराबर। लोकल के नेम से कंफ्यूजन हो क्रिएट हो सकता है ना, तो इसी के लिए हम लोग ने क्या किया, कार्ल लिनियस सर ने क्या किया, इन्होंने बोला कि चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसका सिर्फ 2 ही वर्ड का नाम होगा, 2 वर्ड का। इसी के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, 2 नाम का, इसी के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला जा रहा है इसको। और कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, कार्ल लिनियस। यही है हमारे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन्होंने यही दिया है क्लासिफिकेशन हायरार्की। टोटल 7 है। ओके, बात समझ में आई? ओके, चलो देखो एकदम ध्यान से। अगर मैं लोकल नेम की बात करूं, लोकल नेम मतलब क्या, बराबर। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकता है, बराबर। मान लेते हैं 2 साइंटिस्ट है, एक भारत के और एक मान लेते हैं कोई और देश के, अमेरिका के मान लेते हैं, बराबर। अब ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन वाले जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, हमारे इधर ना एक फल आता है, पीले कलर का होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो अमेरिका वाला पर्सन वो समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा। तो वो भी क्या बोलेगा, देख भाई ऐसा है कि मेरे भी देश में, अमेरिका में एक ऐसा पीला कलर का फल है, राइट, बहुत अच्छा लगता है खाने में, उसका टेस्ट भी अलग है, समझा, और इसको हम लोग राजा बोलते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, राइट। बेसिकली दोनों एक ही फ्रूट की बात करें, बट क्या है, नाम अलग अलग होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसी के लिए कार्ल लिनियस सर ने अपने बुक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका 2-2 वर्ड का नाम रख दिया है। ओके, पढ़ेंगे अभी, चलो आगे बात करते हैं। द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 कंपोनेंट। द नेम of an organism has 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। ओके, ये खास बात है, मतलब चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके नेम में टोटल कितना कंपोनेंट होगा, 2। इसी के लिए इसको बाइनोमियल बोला जा रहा है। और क्योंकि हम लोग नामकरण कर रहे हैं तो इसी के लिए नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ओके, कार्ल लिनियस सर ने दिया था, और इन्होंने क्या बोला, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सबको हम लोग 2 वर्ड के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला क्या है, 2 कंपोनेंट है। ये 2 कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, देखो, जो सबसे फर्स्ट होगा, फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे। हम लोग फर्स्ट वाले को जीनस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीनस। क्या बोलेंगे, जीनस। ओके, ये फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, जीनस, और सेकंड वाले को हम लोग बोलेंगे स्पीशीज। बात समझ में आई? ओके, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके नाम में 2 कंपोनेंट होता है। जो फर्स्ट वाला होगा बेटा उसको बोलेंगे जीनस, और जो सेकंड वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पीशीज, ठीक है। बात समझ में आई? चलो सर कुछ एग्जांपल ले लो ताकि और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एग्जांपल, चलो सबसे पहला बात करते हैं मैंगो की। मैंगो मतलब आम, अंबा, ठीक है। अब ये जो मैंगो है इसका साइंटिफिक नेम इन्होंने क्या रखा था मालूम है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, सॉरी, इनका कुछ रूल है कि किस तरीके से लिखा जाता है, बराबर। 2 कंपोनेंट होते हैं, जो सबसे पहला वाला होगा सिर्फ वही कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सब छोटा होगा। मैंगीफेरा इंडिका, और भी बहुत सारे रूल है बट आपके लेवल पे नहीं जानना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंगो का भी देखो कितना है, 2 कंपोनेंट है। पहला वाला क्या हो जाएगा, जीनस, पहला वाला जीनस है, दूसरा क्या हो जाएगा, स्पीशीज। ओके, चलो दूसरा बात करते हैं पी की। पी मतलब क्या, जो मटर आता है, छिम्मी आता है, बराबर, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका भी साइंटिफिक नेम है जिसको हम लोग जानते हैं पाइसम सटाइवम के नाम से, पाइसम सटाइवम। ओके, तो पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, मतलब जो छिम्मी होता है, जो बारिश के टाइम पे आता है ना, बराबर, जो सब्जी के अंदर डालते हैं, भाजी के अंदर डाल के बना करके खाते हैं, पुलाव में डालते हैं, हरा हरा कलर का होता है, ओके वही। ओके, तो पी का साइंटिफिक नेम क्या, पाइसम सटाइवम। पहला क्या हो जाएगा, जीनस, सेकंड हो जाएगा स्पीशीज। चलो तीसरा, सर लाइन की बात करें, चलो ठीक है। लाइन में जो सबसे पहला होता है जीनस उसको बोलते हैं पैंथेरा और लियो। तो पैंथेरा लियो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। तो पैंथेरा क्या हो गया, जीनस, और स्पीशीज क्या हो जाएगा, लियो। एल से लायन, एल से लियो, ऐसा याद कर लो। चलो
चौथा है हमारे पास, जैसा कि टाइगर की बात करें तो इसका नाम होता है पैंथेरा और टाइग्रिस। क्या बोलेंगे? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा क्या हो जाएगा बेटा? जीनस, और टाइग्रिस हो जाएगा स्पीशीज। ओके, तो ये सब क्या है? साइंटिफिक नेम है। देखो क्या है, टीआईजी, टीआईजी समझा? तो पैंथेरा टाइग्रिस साइंटिफिक नेम है टाइगर का, पैंथेरा लियो लायन का, पाइसम सटाइवम पी का, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का। तो ये सब साइंटिफिक नेम है। ओके, और भी बहुत सारे होते हैं। हमारा होता है होमोसेपियन। हमारा क्या होता है? चलो वो भी लिख देता हूं। पांचवा होमो सेपियंस। ओके, ये किसका है? ये है ह्यूमन का नाम है, हमारा नाम है, साइंटिफिक नेम। ओके, बात समझ आई? तो होमो क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा, और स्पीशीज क्या हो जाएगा? स्पीशीज हो जाएगा हमारा सेपियन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, तो ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्ल लिनियस सर ने दिया था। इन्होंने बोला चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबका दो वर्ड का कंपोनेंट होगा, दो ही वर्ड होंगे उसके अंदर। पहला होगा जीनस और दूसरा होगा स्पीशीज। पहला वाला जीनस होगा, तो यहाँ पे जितने भी पहले आ रहे बेटा ना, मैंगीफेरा, पाइसम, पैंथेरा, पैंथेरा, होमो, ये सब क्या है? जीनस है। इंडिका, सटाइवम, लियो, टाइग्रिस और सेपियंस, ये सब क्या है? स्पीशीज है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो कंपोनेंट होगा, पहला जीनस दूसरा स्पीशीज। अब खास बात क्या, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे क्या किया है सर, आपने ये भी सेम लिख दिया है और ये भी सेम लिख दिया है, राइट। लायन का नाम है पैंथेरा लियो, टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, बराबर। बात समझ में आई? ओके, तो सर आपने सेम क्यों लिख दिया? ओके, खास बात है, ध्यान से सुनो। ये जो जीनस होता है बेटा ना, ये सेम हो सकता है, जीनस कैन बी सेम, जीनस सेम हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं अगर ये दोनों नहीं होते, अगर मैं पैंथेरा सिर्फ बोलूं तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? बहुत सारे अलग अलग एनिमल आएंगे ना, टाइगर आ सकता है, लायन आ सकता है। बात समझ में आई? क्योंकि ये सेम हो सकता है, बट बेटा स्पीशीज कभी भी सेम नहीं होगा। स्पीशीज जो होते हैं, जो सेकेंड वाला कंपोनेंट है, ये कैनॉट बी सेम, कैनॉट बी सेम। ओके, तो सेम क्या हो सकता है? जीनस, स्पीशीज कभी भी सेम नहीं होगा। ओके, यहाँ पे उसका एग्जांपल है, देखो लायन टाइगर का, देखो पैंथेरा पैंथेरा, दोनों सेम है, तो जीनस सेम हो सकता है, बट जो इसका स्पीशीज है लियो और टाइग्रिस, ये सेम नहीं हो सकता। ओके, तो ये था हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग से क्या पूछ रहा है? विच लेवल ऑफ हायरार्की, विच लेवल ऑफ हायरार्की, इसकी बात हो रही है। हम लोग कौन से हायरार्की को कंसीडर करते हैं व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कौन से हायरार्की को हम लोग कंसीडर करेंगे? भाई पहला तो जीनस हो जाएगा, दूसरा स्पीशीज, यही है आंसर। ओके, तो हम लोग कौन कौन से हायरार्की को कंसीडर करेंगे व्हाइल राइटिंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? पहला है जीनस, दूसरा है स्पीशीज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने टोटल तीनों क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, बात समझ में आई? तो साइंटिफिक नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कम से कम। किसी ने पूछा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो बोलने का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस। इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो वर्ड में नाम रखा। ओके, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज। ठीक है, एग्जाम्पल के नाम पे मैंगीफेरा इंडिका बोल सकते हो, मैंगो हो गया। ओके, लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, कमेंट सेक्शन में बताओ थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोडायवर्सिटी क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? बायोडायवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, बायोडायवर्सिटी का अगर मैं वर्ड देखूं ध्यान से, तो उसके अंदर मुझे दो वर्ड दिख रहा है। सबसे पहला एक है बायो, दूसरा है डायवर्सिटी। ठीक है, जिस तरीके से बेटा एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। ओके, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, राइट। तो जब हम लोग किसी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? बायोलॉजी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बायो का मतलब क्या हो जाएगा? लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? वेराइटी ऑफ लाइफ। जैसा कि अगर हम बात करें, ये जो हमारा प्यारा सा अर्थ है,
ये जो हमारा अर्थ प्लेनेट है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, राइट। बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म भी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, उनका भी तो लाइफ है, वो भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम प्लेनेट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं इस अर्थ के ऊपर, ठीक है, हम लोग है, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, फिश हो गए, राइट, और जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका क्या है, लाइफ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, वेराइटी ऑफ लाइफ, ठीक है, बात समझ में आई, ओके। आगे बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना मतलब क्या, डिवीजन करना, राइट। जब कोई चीज हमारे पास ज्यादा होता है, वास्ट होता है, राइट, तो जब हम लोग को उसको स्टडी करना है तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, उसका कैटेगरी बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, ताकि हम लोग कर सके सिस्टमैटिक स्टडी कर सके, ठीक है। जैसा कि आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, आपके पास टोटल मान लेते हैं 7-8 सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मिला करके मान लेते हैं, ओके। अब इतना सारा सब्जेक्ट है, क्या सब मिला करके एक ही बुक में आपको दिया गया है, नहीं, वहां पे भी क्लासिफिकेशन किया गया ना, साइंस की बुक अलग है, मैथ्स की बुक अलग है, राइट, हिंदी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, मराठी का अलग होगा, ताकि आप क्या कर सको, सिस्टमैटिक स्टडी कर सको, ओके। तो इसी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं, चलो जिस तरीके से हमारे घर पे महीने भर का राशन आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सब हम लोग एक ही साथ रख देते, वॉशरूम का सामान वॉशरूम में चले जाएगा, ठीक है, तेल आया है तो तेल के डब्बे में जाएगा, चावल आया तो चावल के डब्बे में, बिस्किट आया तो बिस्किट के डब्बे में, ठीक है, हल्दी आया तो हल्दी के डब्बे में। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैटेगरी बना दे रहे, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, सिस्टमैटिक स्टडी कर सके, ओके। तो देखो यहाँ पे, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जिसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, पहली बात तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस है मतलब क्या, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे, ओके। और किसमें डिवाइड करेंगे, ग्रुप में और सब ग्रुप में, ओके। बात समझ में आ रही है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें, ग्रुप और सब ग्रुप में, बट क्या, किसको देख करके हम लोग करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज मतलब क्या, कौन कौन सी चीज कॉमन है, सेम है, ओके, और क्या क्या चीज उसके अंदर डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, और दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब, पहली बात तो ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप और सब ग्रुप में, ठीक है। कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, मतलब क्या क्या चीजें सेम है, क्या चीज कॉमन है, और एंड डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब क्या, अंतर, क्या क्या अंतर है और क्या क्या चीज सेम है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिवीजन करते हैं, ओके। किसमें करते हैं, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये होता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग ये क्लासिफिकेशन बेसिकली कर क्यों रहे, सर नहीं करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हो तो आपको क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, सिस्टमैटिक स्टडी कर सके किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, ओके। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्लासिफिकेशन की जरूरत इसी के लिए है ताकि हम क्या कर सके, सिस्टमैटिक स्टडी कर सके, ओके। तो क्लासिफिकेशन समझ में आया, बायोडाइवर्सिटी समझ में आया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब, पहली बात तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में और सब ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन। ओके, और ये हम लोग क्लासिफिकेशन करते क्यों है, ताकि हम क्या कर सके, सिस्टमेटिक स्टडी कर सके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन तो समझ गया। अब हम लोग इसके हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री मतलब क्या, ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन करके बताया। ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो हिस्ट्री, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। क्या कि सर इकोसिस्टम क्या होता है, इको सिस्टम। ठीक है, चलो देखो क्या है इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। मान लेते ये अर्थ है, या मान लेते जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, हम लोगों को मालूम है। एक होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल। प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल को मैं क्या बोलूंगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलूंगा। क्या बोलूंगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये प्लांट और एनिमल को छोड़ के इस अर्थ के ऊपर जो भी होगा, तो क्या मैं उसको नॉन लिविंग थिंग बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, इसी को मैं लिविंग थिंग भी बोल सकता हूँ, और दूसरा क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग। मतलब प्लांट और एनिमल को छोड़ के वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इकोसिस्टम होता क्या बेसिकली। देखो क्या है, इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय ecosystem are formed by interaction अच्छा, इंटरएक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, बिटवीन बायोटिक फैक्टर एंड abiotic factor, between abiotic factor of an या तो ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पे जो बोल रहे हैं बायोटिक, उसका मतलब क्या, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग। क्या होता है, लिविंग थिंग, जैसा कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। ओके, और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग, तो एबायोटिक का मतलब हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग। कितना इजी है, नॉन लिविंग थिंग। ओके, चलो देखो ध्यान से, तो इकोसिस्टम, पहली बात क्या होता है, इकोसिस्टम आर फॉर्म बाय, ये बनता कैसे, बाय इंटरएक्शन। इंटरएक्शन मतलब क्या, जो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, बिटवीन द बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर, मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का जो इंटरएक्शन है, जो रिलेशनशिप है, बराबर। और ये पर्यावरण में होता है, किसमें, पर्यावरण। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, बराबर। सुनो मेरी बात ध्यान से, पर्यावरण के अंदर क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग थिंग भी मिलेंगे, एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग थिंग भी मिलेंगे। और ये दोनों का जो इंटरएक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आई क्या। ओके, इस इकोसिस्टम के अंदर दो फैक्टर आते हैं, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। ओके, जो सबसे पहला होगा बायोटिक, दूसरा होगा एबायोटिक। पहला मतलब लिविंग थिंग हो जाएगा, दूसरा नॉन लिविंग थिंग। ये दोनों का जो रिलेशन होगा, ये दोनों का जो इंटरएक्शन होगा, किसके अंदर, पर्यावरण के अंदर, इसी को हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। बात समझ में आई। ओके, तो इकोसिस्टम को मैं क्या बोल सकता हूँ फाइनली, इकोसिस्टम बनता कैसे है, बाय द इंटरएक्शन ऑफ बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ एन एनवायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट के अंदर जो बायोटिक फैक्टर है और जो एबायोटिक फैक्टर है, ये दोनों का जो रिलेशन है, ये दोनों का जो इंटरएक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बात करूं, मैं तो क्या हूं, मैं तो बायोटिक फैक्टर हूं, मतलब मैं लिविंग थिंग हूं, बराबर। बट एक लिविंग थिंग होने के बावजूद क्या मुझे नॉन लिविंग थिंग की जरूरत पड़ती है क्या, कुछ रिलेशन है। यस, ये मार्कर देख लो, बोर्ड देख लो, लाइट देख लो, जो हम लोग पानी पीते हैं वो क्या है, वो भी तो नॉन लिविंग थिंग ही है, राइट।
तो हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग जो भी चीजें यूज करते हो वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। ठीक है, पास ऑन भाई। तो ये जो इंटरेक्शन है, रिलेशन है किसके किसके बीच में, बायोटिक फैक्टर के और एबायोटिक फैक्टर के बीच में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है सर, ये जो इकोसिस्टम है इसको, ये क्या होता है, देखो ध्यान से। इकोसिस्टम के बारे में अगर मैं स्टडी करूंगा, इकोसिस्टम के बारे में अगर स्टडी करूंगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी। क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। ओके, इको का मतलब होता है इकोसिस्टम, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। जिस तरीके से जब हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, राइट। और उसी तरीके से जब हम लोग इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे इकोलॉजी। ओके, मेरी बात समझ में आई? सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, ओके। अब बायोलॉजी को जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट। ओके, अब यहाँ पे इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है हम लोग ने समझा। ठीक है, अब इकोसिस्टम के स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब जो इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, वैसे साइंटिस्ट को हम बोलेंगे इकोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, इकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, द साइंटिस्ट हु स्टडीज इकोसिस्टम। मतलब वैसे साइंटिस्ट जो इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजिस्ट। ठीक है, मुझे काम इस वर्ड से था, सिर्फ इससे। ठीक है, आने वाले लेक्चर में अभी आएगा, अभी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ इकोलॉजी समझाने के लिए मुझे इतना आप लोगों को बताना पड़ा। ठीक है, तो इकोसिस्टम होता है, इंटरेक्शन होता है बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के बीच में, इन्वायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, राइट। और इकोसिस्टम को अगर स्टडी करेंगे तो उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा इकोलॉजी। ठीक है, अब जो इकोलॉजी को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया क्लासिफिकेशन समझाने के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को। चलो देखो, हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें से हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे, जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे उनका नाम क्या है, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन लाया था। कितना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने प्रपोज किया था, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस। ओके, कौन से साल में, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 1735। ओके, कौन से साल में, 1735। ओके, इतनी बात समझ में आई। ओके, तो सबसे पहला दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कार्ल लिनियस सर ने दिया था। कौन से साल में दिया था, 1735 में। ओके, गॉट इट। चलो आगे बात करते। अब ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन है ये है क्या, बेसिकली देखो क्या है, इन्होंने क्या किया मालूम है, ही डिवाइड्स ऑल द लिविंग organisms into two kingdom। ओके, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने दो किंगडम के अंदर क्या क्या है, इसको डिवाइड कर दिया। ओके, इसी के लिए तो इसको बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो दो किंगडम है वो कौन कौन सा है, इसमें से हमारा सबसे पहला है किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई। ओके, किंगडम प्लांटेई मतलब क्या, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे। ओके,
ओके, तो इसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। ओके, दूसरा, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल के नाम पे बचे हैं, ओके, तो कार्ल लिनियस सर ने उनको दूसरे किंगडम में डाला, जिसको हम लोग ने बोला किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो इसके अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर के कार्ल लिनियस सर, कौन से साल में, 1735 में। ठीक है, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको टू किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया, डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या बोला, जितने भी प्लांट होंगे इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, सबको मैं किंगडम प्लांटे में डाल देता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा है, उन्होंने क्या बोला, जितने भी प्लांट को छोड़ के जितने भी एनिमल्स है वो सबको मैं कौन से किंगडम में डालूंगा, किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, बात समझ आ रही है। ओके, बट ये क्या हो चुके थे, थोड़े समय के बाद फेल हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे नए नए ऑर्गेनिज्म और डिस्कवर होते चले गए। ठीक है, और कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते चले गए जिसको मैं प्लांट में नहीं रख सकता और ना ही एनिमल में रख सकता हूँ। जैसा कि बात करते हैं, कॉमनली फंगस की बात करते हैं। ठीक है, फंगस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहिया। ठीक है, जैसा कि गीला रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, इसको 3-4 दिन तक ऐसे छोड़ दोगे तो देखो कापूस का जैसा एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, बेसिकली वही होता है फंगस। ठीक है, अब मैं फंगस की बात करूं तो फंगस प्लांट में भी नहीं आ सकते, ना ही उनको एनिमल में रखा गया। ठीक है, इसी के लिए एक नया किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंगाई, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ आई। तो ये कौन से साल की बात है, देखो 1735। ओके, लगभग 200-300 साल पहले की बात है ये। ठीक है, ओके, तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, कार्ल लिनियस। कौन सा साल में, 1735 में। दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको मैं डिवाइड कर देता हूँ दो किंगडम में। जितने भी प्लांट होंगे किंगडम प्लांटे में चले जाएंगे, जितने भी एनिमल होंगे किंगडम एनिमेलिया में चले जाएंगे। ओके, तो ये थे ये। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद, क्योंकि ये फेल हो चुके थे, अब उसके बाद एक महान साइंटिस्ट आए थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। उन्होंने बताया हम लोगों को कि भाई कोई बात नहीं, कार्ल लिनियस सर अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, इन्होंने कितना किंगडम दिया था, 2। इसी के लिए इसको बोला जा रहा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि 5 किंगडम, इसका मतलब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, अब ये होता क्या, ध्यान से सुनो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहली बात तो इसको प्रपोज किसने किया था, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर सर ने। तो इसको मैं लिख सकता हूं, प्रपोज बाय रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। कौन से साल में दिया था इन्होंने दिया था 1969 में। ओके, कौन से साल में, 1969 में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साल में, 1735। और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कौन से साल में, 1969 में। ओके, बहुत इजी है। 1 है, फिर उसके बाद 9 लिखो, 9 के बाद क्या करो, 9 को उल्टा करो, 6 बनेगा, 6 को फिर से उल्टा करो, 9 बनेगा। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री मतलब क्या, इनका जो बर्थ है, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, 1920 में। ओके, और इनका डेथ कब हुआ, ये हुआ था 1980 में। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनका जो लाइफ स्पेन है, मतलब टोटल कितने साल तक जिए, 80 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 60 ईयर्स। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं, ये कौन से कंट्री से थे, ये थे अमेरिकन। कहां से थे, अमेरिका। ओके, अमेरिकन। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट पढ़ाया था, अब यहाँ पे काम आएगा। ये अमेरिकन थे और इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट मतलब क्या, इकोलॉजिस्ट मतलब वैसे साइंटिस्ट जो किसके बारे में स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट। ठीक है,
तो ये हो जाएंगे इकोलॉजिस्ट। और कहां से थे ये? अमेरिका से थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1920 में। इनका डेथ कब हुआ? 1980 में। और इनका टोटल लाइफ स्पेन कितना है? 60 साल। ओके, तो टोटल ये 60 साल तक जिए थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब इनके टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, शायद नहीं आ पाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, कोई बात नहीं, हम इधर ही एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, जिसको कौन सा साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर सर। सर बोलना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट दो। कौन से साल में? 1969 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1920 में। 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। अमेरिका से थे और इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट मतलब का इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, उनको क्लासिफाई किया, उनको डिवाइड किया। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। इसी के लिए इनको बोला जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटेई, किंगडम एनिमिलिया। ओके, देखो ये कितना होशियार थे, राइट। अगर मैं ये लास्ट के 2 किंगडम की बात करूं, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया, जो कि हम लोगों को कार्लिनियस सर ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, फिर देखो मैंने अभी जस्ट बताया था जो फंगस होंगे इनके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया, जो कि तीसरा किंगडम है, किंगडम फंगाई। ओके, मोनेरा में बैक्टीरियाज आते हैं। ओके, और प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में। ओके, तो ये है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? बोलने का एम पी एफ पी ए, क्या बोलेंगे? एम पी एफ पी ए। ये आरटी ट्रिक है, मैं कैसे याद करता हूं और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता हूं। देखो क्या है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? सबसे पहला एम पी एफ पी ए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। ओके सर, और इसको कैसे याद रखा जा सकता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। ओके, मान लेते हैं जो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर है, इन्होंने वर्ल्ड टूर के लिए निकले। ओके, कौन से साल में? 1969 में। ओके, इन 1969 में। ठीक है, 1 है 9 को उल्टा, 1 है 9 लिखा, 9 को उल्टा करो, फिर उल्टा करो, क्या हो जाएगा? 1969। ओके, मान लेते हैं रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर सर जो है 1969 में वर्ल्ड टूर पे निकले, मतलब पूरा दुनिया का भ्रमण करने निकले, घूमने निकले। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये सबसे पहले किधर आए? बोलने का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, इंडिया में जो है, ओके, एमपी, मध्य प्रदेश। अब वो वहां से कहां चले गए? फ्रॉम पेरिस टू अमेरिका, पेरिस टू अमेरिका। ओके, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। जब भी मैं आरटी ट्रिक बताऊंगा तो उसमें सिर्फ हम लोगों को कैपिटल लेटर देखना है, मतलब जो कैपिटल लेटर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ खाली। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर क्या है? एम है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है। 2 में देखो दोनों ही छोटा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, तो बात तो वही हो गई ना, एम, एम, फिर पी, फिर एफ, फिर पी, फिर ए। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर सर टूर पे निकले थे 1969 में। ठीक है, वो पहले मध्य प्रदेश से कहां चले गए? पेरिस, फिर पेरिस से कहां चले गए? अमेरिका चले गए। ओके, तो एम से मोनेरा, पी से प्रोटिस्टा, एफ से फंगाई, पी से प्लांटी और ए से एनिमिलिया। ओके ओके सर, एक बात समझ में आ रही है कि मध्य प्रदेश से कहां चले गए? पेरिस, फिर पेरिस से चले गए अमेरिका। अमेरिका क्या करने गए? सोचने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं, राइट। तो अमेरिका में वापस चले गया, क्यों भाई? इंसान घूम के अपने घर पे भी तो जाएगा ना। तो कहां चले गए? अमेरिका चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक खास बात ध्यान से सुनो, ये जो स्टार्टिंग का 3 है, कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, मतलब इसी स्टैंडर्ड में। ओके, इसी चैप्टर में हम लोग 3 किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो प्लांटेई है ये आप पढ़ोगे 9th स्टैंडर्ड में,
साइंस 2 में चैप्टर नंबर 6 है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स करके, ठीक है। चलो अब एनिमलिया आप पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में, 10th के साइंस 2 के बुक में चैप्टर नंबर 6 है एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बात समझ में, टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर सर ने दिया था, कौन से साल में दिया था, 1969 में, ओके। इनका बर्थ कब हुआ था, 1920 में, 1920 में, ओके। और इनका डेथ कब हुआ, 1980 में। तो लाइफ स्पेन कितना हो गया, 80 में से 20 माइनस कर दूंगा तो 60 साल, ठीक है। और ये कहां से थे, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो बोलने का अमेरिका से, ओके। बात समझ में आई। और ये क्या थी, इनका प्रोफेशन क्या था, बहुत खास बात, ये थे इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट मतलब क्या, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले वो बता। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, मतलब है, बात समझ में आ रही है। तो जो इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं वैसे साइंटिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट, ठीक है। बात समझ में आई। चलो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसके बाद हम लोग अपना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, ठीक है। पहले टेक द स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ओके चलिए कंटिन्यू करते, ओके। सो बेसिकली अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो चार्ट देख रहे हो आप लोग, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बारे में बात करना है। आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो अगर अच्छे से समझना है तो, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन दिया देखो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक से यूनिसेलुलर मोनेरा, जो यूकैरियोटिक इसके अंदर भी दो आते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर में किंगडम नंबर दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में क्या है, 3 किंगडम आते हैं हमारे, जिस 2 लोग के पास सेल वॉल है, किंगडम फंगाई और किंगडम प्लांटाई के पास, और किंगडम फाइ जो है हमारा 5वां एनिमेलिया उसके पास नो सेल वॉल, ठीक है। डोंट वरी, मैं वापस से इसको बोर्ड पे बना करके समझाऊंगा, ओके। बात समझ में, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिकली। तो ये हो जाएगा हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर प्लांट और सब आ जाएंगे, प्लांट एनिमल सब, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ सेल की, किसकी, टाइप ऑफ सेल। सेल होते हैं 2 टाइप के, एक है जो कि पुराने टाइप के सेल होते हैं जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, राइट। और एक होते हैं यूकैरियोटिक, पढ़ेंगे अभी, ओके। दूसरी बात अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल के बने, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, ओके। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत सारे सेल के बने हैं, मतलब क्या, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मल्टीपल, सेलुलर मतलब सेल, ओके। बात समझ में आई। तो हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे डिवीजन किया है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, सेल के हिसाब से, ओके। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, राइट। प्रोकैरियोटिक के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, मतलब जो कि एक सेल के बने होंगे खाली, ओके। अगर ये एक सेल के बने हैं तो इनके अंदर जो पहला किंगडम आएगा, पहला किंगडम आता है किंगडम मोनेरा, ओके। तो टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब क्या, ये सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं। और इसके अंदर कौन सा किंगडम आएगा हमारा, किंगडम नंबर फर्स्ट, किंगडम मोनेरा, ओके। आगे बात करते हैं सर प्रोकैरियोटिक, ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक। तो दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, ओके। यूकैरियोटिक सेल ये जो होते हैं, फिर से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल,
इसका हम लोग ने फिर से क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब वो ऑर्गेनिज्म बेसिकली कितने सेल का बना है। सर अगर वो एक सेल का बना होगा तो उसको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, ठीक है। सर अगर वो बहुत सारे सेल का बना होगा, मल्टीपल सेल का, तो उसको बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। बात समझ में आई? ओके ओके, आगे बात करते हैं। ये हो गया यूनिसेल्यूलर, दूसरा हो गया मल्टी सेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर में हमारा आता है किंगडम नंबर सेकंड, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। ये दोनों में बहुत फर्क है, मैं मानता हूं। सर क्या मानते हो? कि ये भी यूनिसेल्यूलर है और ये भी यूनिसेल्यूलर है, बट सेल का टाइप अलग है, राइट। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक का बना है, उसका सेल कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। सर ये भी यूनिसेल्यूलर है, ये भी यूनिसेल्यूलर है, बट ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। बात समझ में आई क्या? ओके, तो एक हो गया यूनिसेल्यूलर, दूसरा हो गया मल्टी सेल्यूलर। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ सेल की बात कर रहे थे, यूकैरियोटिक। बेटा जो यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस। इनके पास जो न्यूक्लियस होता है ना, वेल डेवलप होता है, ओके बराबर। क्योंकि न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होता है, सेंटर में होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए, ओके। यूकैरियोटिक में जो सेल, यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप होगा, बहुत अच्छा खासा होगा। बट यहाँ पे क्या होता है मालूम है? इनके पास होता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड मतलब क्या? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, ओआईडी का मतलब लाइक। सर समझ गया, न्यूक्लियस के जैसा है बट ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ओके। इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ट्रू न्यूक्लियस। मतलब जिसके पास सच्चा न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक, और जिसके पास न्यूक्लियस के जैसा होगा उसको बोलने का प्रोकैरियोटिक, ओके। क्योंकि ये पुराने टाइप का सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस के जैसा कुछ है, बट धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो ये जो प्रोकैरियोटिक है ये किस में डेवलप हो गया? यूकैरियोटिक में। अब इसके पास कैसा न्यूक्लियस है? इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है और वेल डेवलप न्यूक्लियस है। इसके पास क्या है? न्यूक्लियस के जैसा है। बात समझ में? तो ये होता है डिफरेंस टाइप ऑफ सेल में। फिर हम लोग ने बात किया यूकैरियोटिक का नंबर ऑफ सेल, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। चलो अब ये जो मल्टी सेल्यूलर है उसको हम लोग ने फिर से क्लासिफाई किया है कौन से बेसिस पे? चलो देखो, जिसके पास सेल वॉल होगा, बराबर, मतलब क्या? विथ सेल वॉल, मतलब जिसके पास सेल वॉल होगा, ओके। और एक होंगे विदाउट सेल वॉल, विद आउट सेल वॉल, ओके। एक हो गया सेल वॉल, दूसरा हो गया विदाउट सेल वॉल। मतलब एक के पास सेल वॉल होगा, दूसरे के पास नहीं होगा, ओके। सर सेल वॉल क्या होता है? चलो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक टिपिकल सेल का डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये क्या है? सेल है। ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस। तो ये जो बाहर वाला ना बेटा, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या? एक परत है, एक लेयर है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, बराबर। और ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस का भी तो मेम्ब्रेन है। सेल का जो बाउंड्री है उसको हम लोग ने क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। बीच में है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का भी तो बाउंड्री है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैं क्या बोल सकता हूँ? मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ओके। तो ये हो गया एनिमल का सेल। सर यहाँ पे कहीं सेल वॉल दिख रहा है क्या? आप ही लोग बताओ, सेल वॉल दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सेल वॉल बनाना पड़ेगा। अब मैं बनाने जा रहा हूँ सेल वॉल। मान लो इसके पास एक और एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाए जो कि इसको और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, राइट। तो ये जो बाहर वाला है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल
वॉल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन किया गया है मल्टी सेलुलर, जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है। ओके, नीचे लिख देता हूं, तकलीफ हो जाएगा मुझे फिर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बात समझ आई। तो जिसके पास सेल वॉल होगा और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, होगा तो क्या बोलेंगे। देखो, अब जिसके पास सेल वॉल होता है उसको भी हम लोग ने दो में क्लासिफाई करके रखा है। ओके, एक होते हैं फर्स्ट किंगडम, सेकंड किंगडम। तो यहाँ पे आएगा हमारा थर्ड किंगडम, जिसको हम लोग बोलेंगे किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई, तीसरा वाला किंगडम। ओके, और यहाँ पे आएगा हमारा चौथा वाला जो कि है किंगडम प्लांटेई, किंगडम प्लांटेई। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तीसरा किंगडम फंगाई, चौथा क्या है, किंगडम प्लांटे। ठीक है, सुनो मेरी बात। अब चाहे मैं फंगस की बात करूं चाहे प्लांट की बात करूं, दोनों के सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, मतलब ये होगा, बराबर। ओके, चलो, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ जो फंगस होता है इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है, काइटिन का, काइटिन, ये आई है, काइटिन। ओके, मैं एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूं, सॉरी। इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, CHITIN, काइटिन। बेटा काइटिन एक बेसिकली देखा जाए तो पॉलीसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड मटेरियल है जिसका बना होता है सेल वॉल, किसका बना होता है, फंगस का। ओके, अब यहाँ पे प्लांट के पास भी तो सेल वॉल है, तो सेल वॉल यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इनका जो सेल वॉल होगा किसका बना होगा, सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, इनका सेल वॉल बना होता है एक खास तरीके का मटेरियल का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ओके, दोनों के पास सेल वॉल है। ओके, दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इसका जो सेल वॉल है वो किसका बना है, काइटिन का, जो कि फंगस का है, और इसका प्लांट का बना होता है सेल्यूलोज का। ओके, अब जिसके पास सेल वॉल नहीं होता उसके अंदर आता है हमारा पांचवा किंगडम, जो कि है लास्ट किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो जो किंगडम एनिमेलिया होते हैं इनके पास सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, विदाउट सेल वॉल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नो सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। ओके, तो ये था हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, जिस तरीके से हम लोगों ने किया। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, कर देता हूँ। चलो एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ यहाँ पे, सुनो ध्यान से। प्लांट क्या होते हैं, प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, ये अपना खाना खुद से बना पाते, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, बट ये जो फंगस है, भले इसके पास सेल वॉल है, प्लांट के पास भी है, इसका जो सेल वॉल है काइटिन का बना है, इसका जो सेल वॉल है सेल्यूलोज का बना है, बट ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट जो होते हैं उनका जो लीफ होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का है इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट है इसका मतलब क्लोरोफिल होगा। बेटा अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा, अपना खाना खुद बना पाएगा। ओके, और ये कुछ व्हाइटिश कलर के होते हैं, व्हाइटिश ग्रे कलर के, ये ग्रीन कलर के नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो ये किसी और के ऊपर डिपेंड है बेटा। तो ये क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा हेटेरोट्रॉफिक। फंगस क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, और किंगडम प्लांटे क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, बात समझ में आई। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बेसिस या क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। टोटल 5 है। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते। ओके, ओके, चलो कंटिन्यू करते। ओके,
सो अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए थे। ओके, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बेसिस या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर क्लासिफिकेशन मतलब कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर, मतलब सेल कौन से टाइप का है। सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल कौन से टाइप का है, बराबर। या तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, टाइप ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल उसकी बात हो रही है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था, देखो टाइप्स ऑफ सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक, राइट। ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मतलब टाइप ऑफ सेल, कौन से टाइप का सेल है। ओके, क्या हो सकता है, या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है, मतलब पुराने टाइप का सेल जिसके पास न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस के जैसा मटेरियल है। ओके, तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये हो गया सेल स्ट्रक्चर मतलब टाइप ऑफ सेल के हिसाब से। प्रोकैरियोटिक सेल अगर होगा तो उसको अलग किंगडम में रखेंगे, यूकैरियोटिक सेल होगा तो उसको अलग किंगडम में रखेंगे। ओके, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही मालूम है, नंबर ऑफ सेल की बात हो रही है, मतलब कितने सेल का वो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था सर ये भी दो टाइप का हो सकता है, हाँ कि ना, ये भी दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि सर अगर ये एक सेल का बना हो तो उसको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, सर अगर बहुत सारे सेल का बना तो मल्टी सेल्यूलर। ओके, यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, सिर्फ अगर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसको यूनिसेल्यूलर बोलेंगे। और अगर बहुत सारे सेल का बना तो उसको बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। ओके, तो एक हो गया यूनिसेल्यूलर, दूसरा हो गया मल्टी सेल्यूलर, कौन से बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। ओके, अब तीसरा आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या, खाना, उनको खाना कहां से मिल रहा है उसकी बात हो रही है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे प्लांट्स। क्या आते हैं, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते, ऑटोट्रॉफिक होते। ओके, इसके अंदर कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, मतलब वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, क्या, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, क्योंकि ये अपना खाना लाइट में बनाते, सन के लाइट से बनाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि इनके सेल में होता है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, बात समझ आई। इसी के लिए हम लोग प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अपना खाना खुद से बनाते हैं तो ये हो जाएंगे फोटोसिंथेसिस। और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जैसा कि एनिमल्स। एनिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, विच आर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड मतलब अपने खाने के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अगर ऊपर डिपेंड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, एनिमल्स। और ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल क्या है, प्लांट्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एनिमल मतलब ह्यूमन, हमारी बात हो रही है बेसिकली। चलो तीसरा है हमारे पास सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक सेप्रोफिटिक मतलब जैसे यहाँ पे फंगस की बात हो रही है। ओके, सेप्रोफिटिक मतलब देखो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब, ये लोग अपना खाना कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। कहां से, डेड ऑर्गेनिज्म मतलब जो मरे हुए होते हैं ना, जो जानवर मर जाते हैं वो लोग अपना खाना यहां से पाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक मतलब इसके अंदर क्या आएगा, फंगस, मतलब जो अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं कहां से, फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स, जो मर जाते हैं एनिमल्स, उसकी बात हो रही है। ओके, इतनी बात समझ में आई क्या। ओके, अब चौथा है हमारे पास लाइफ स्टाइल। चौथा है लाइफ स्टाइल, मतलब उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। ठीक है, बेसिकली किसकी बात हो रही है, ध्यान से सुनो। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे अगर मैं प्लांट की बात करूं, क्योंकि प्लांट खाना बनाते हैं तो इसी के लिए हम लोग उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स ओके, पी से प्लांट, पी से प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस मतलब क्या, प्रोडक्शन करना, फॉर्मेशन करना, किसी चीज को बनाना, क्योंकि अपना खाना खुद से बनाते हैं इसी के लिए बोलते हैं इसको प्रोड्यूसर। ओके, प्लांट सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाते, इस अर्थ के ऊपर जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है सबके लिए खाना बना रहे। ओके, इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। और दूसरा है हमारे पास एनिमल्स। प्लांट को छोड़ के जितने भी एनिमल्स है सब क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे, जो प्लांट को कंज्यूम करने वाले। ओके, बात समझ में आई, तो ये क्या, हम लोग क्या हो जाएंगे फिर, कंज्यूमर। और तीसरा होता है फंगस। फंगस क्या होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। डीकंपोजर्स, डीकंपोजर मतलब क्या, किसी चीज को सड़ा करके मारने वाले, सड़ा करके खाने वाले। जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको ये सड़ाते हैं और वहां से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो प्लांट क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर जो हो जाएंगे, पी से प्लांट, पी से प्रोड्यूसर। और हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब क्या, कंज्यूम करने वाले। और हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। और जो फंगस होते हैं ये होते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, उनका जब उनका डेथ हो जाता है तो उसको सड़ा करके वहां से एब्जॉर्प्शन करते हैं अपने फूड का। ओके, वहां से लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। चलो पांचवा है हमारे पास जो कि लास्ट है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेसिकली किसकी बात हो रही है मालूम है, इवोल्यूशन की बात हो रही है, कि हमारा विकास किस तरीके से हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जिसमें से सबसे पहला है कि प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक। जाहिर सी बात है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक सेल। देखो हम लोग ने पढ़ा था बच्चों, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, जिनके पास न्यूक्लियोइड है, मतलब न्यूक्लियस के जैसा है। ओके, बट यूकैरियोटिक के पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है।
ओके, तो यहाँ पे इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना होगा। ओके, और लास्ट है हमारा यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है पहले यूनिसेल्युलर रहा होगा, फिर उसका इवोल्यूशन होगा, डेवलपमेंट होगा, तब जाकर के वो क्या बनेगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। ओके, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर। ओके, तो ये टोटल 5 क्राइटेरिया है, बेसिस है, जिसके वजह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब टाइप ऑफ सेल की। प्रोकैरियोटिक अगर सेल होगा तो उसको अलग किंगडम में रखेंगे, राइट। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो अलग किंगडम में। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब नंबर ऑफ सेल की बात हो रही है। अगर एक सेल का बना है तो यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर मतलब अगर बहुत सारे सेल का बना है तो मल्टी सेल्युलर। जैसा कि हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, जो कि प्लांट होते हैं, प्लांट अपना खाना खुद से बना पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी के लिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो में देखो, ऑटोट्रॉफिक में देखो ऑटो आ रहा है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जो काम अपना काम अपने आप कर ले। बात समझ में आ रही है, तो वो होते हैं प्लांट। दूसरा हो गया हमारा हेटेरोट्रॉफिक, मतलब क्या, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल। हम लोग भी इसी में आते हैं। ओके, तीसरा क्या है, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब क्या, फंगस। ये लोग क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं पहले तो उसको सड़ाएंगे, डीकम्पोज करेंगे, सड़ाने के बाद वहां से अपना जो फूड होगा, न्यूट्रिशन होगा, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा लाइफ स्टाइल। जैसा कि प्लांट की बात करें, प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसी के लिए क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर, ठीक है। एनिमल होते हैं कंज्यूम करने वाले, तो ये हो जाएंगे कंज्यूमर। और जो फंगस होते हैं ये सड़ाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोजर हो जाएगा। लास्ट में हम लोग ने पढ़ा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब क्या, इवोल्यूशन की बात हो रही है। सबसे पहला क्या हो सकता है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बना होगा, बराबर, और एक सेल से यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना होगा, तो इसका मतलब ये है। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़े, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े, बराबर। उसके बाद हम लोग ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा कि किस किस तरीके से होते हैं, टाइप ऑफ सेल पढ़े, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से कितने टाइप के सेल होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, ठीक है। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। ओके, अब मजा आने वाला, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू का मतलब होता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, साथ में 4 ऑप्शन भी दूंगा, ए बी सी डी। ओके, इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। जैसा कि मैं मान लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आपका एक टेस्ट है। मैं जब आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन दिखेगा, साथ में उसके 4 ऑप्शन भी दिखेंगे, ठीक है। अगर आपने पूरे लेक्चर में पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के लेक्चर को सुना है, नोट्स बनाया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जो भी ऑप्शन होगा उसको अपने मन में रखो, या तो साइड में रफ बुक लेकर के उसका ऑप्शन सही है कि गलत आपके हिसाब से उसको लिखो, ठीक है। फिर 5-6 सेकंड के बाद मैं खुद आंसर बताऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा एक बार फटाक से रिवीजन हो जाएगा कि हम लोग ने आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा है। बात समझ आई, ओके। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप यकीन करो, आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आपको बहुत मजा आने वाला है, और ये हम लोग हर एक लेक्चर में करने वाले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं आज के लेक्चर में मैंने टोटल आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन लाया है। कितना, 15 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। उस 15 क्वेश्चन में से आपका कितना सही निकला, ठीक है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये एक तरीके का टेस्ट है, किसी भी तरीके से आपको कॉपी नहीं करना है, नोट्स ओपन करके नहीं बैठना है, ठीक है। चलो, इससे क्या होगा, रिकॉल होगा, एक्टिव रिकॉल होगा, फटाक से हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा आज हम लोग ने जो भी लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला ये है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, ये तो हम लोग ने लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए कार्ल लिनियस,
ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा चार्ल्स डार्विन। ओके, बताओ हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। यस, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एरिस्टोटल सर थे, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा एरिस्टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रपोज द क्लासिफिकेशन हायरार्की। क्लासिफिकेशन हायरार्की जो कि टोटल 7 था, वो कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लिनियस, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी आर.एच. व्हिटेकर। कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था बताओ क्लासिफिकेशन हायरार्की जो कि टोटल 7 था। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बेसिकली उसी की बात हो रही है। यस, कार्ल लिनियस सर ने बताया था हम लोगों को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम मतलब क्या, इसमें क्या हो रहा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो नाम रखा जाएगा 2 ही वर्ड का रखा जाएगा, जिसमें से जो सबसे पहला होगा उसको जीनस बोलेंगे और जो दूसरा होगा उसको हम लोग स्पीशीज बोलेंगे। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों को किसने बताया था। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस, ऑप्शन नंबर डी आर.एच. व्हिटेकर। बताओ। यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल लिनियस सर ने ही हम लोगों को ये बात बताई थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल लिनियस। ओके, बताओ। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मुझे तो सोचने के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं 1-1 मिनट तक नहीं रुक सकता ना, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, बस हमारी वीडियो लंबी बन जाएगी। इसीलिए अगर आपको सोचने का समय चाहिए, वीडियो को पॉज करो। चलो देखो, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर सर ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों को कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल लिनियस। ओके, बताओ। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। यस, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, कार्ल लिनियस। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन विच ईयर। मतलब आर.एच. व्हिटेकर सर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन से साल में दिया था। ऑप्शन नंबर ए 1869, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1758। बताओ। यस, आर.एच. व्हिटेकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में बताया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 7, कौन क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा ये 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो, एक मिनट। चलो देखो, हाँ तो हम लोग किस पे थे, क्वेश्चन नंबर 7 पे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आर.एच. व्हिटेकर वाज फ्रॉम विच कंट्री। आर.एच. व्हिटेकर सर कौन से कंट्री से थे, कौन से देश से थे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। यस, हम लोग पढ़े थे आर.एच. व्हिटेकर सर अमेरिकन थे, मतलब वो अमेरिका से बिलोंग करते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आर.एच. व्हिटेकर वाज डैश बाय प्रोफेशन। मतलब उनका प्रोफेशन क्या था, वो करते क्या थे। ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी जूलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी बोटेनिस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन, मतलब कुछ नहीं। बताओ। यस, आर.एच. व्हिटेकर सर जो थे वो थे इकोलॉजिस्ट, मतलब जो इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज 2 कंपोनेंट, राइट। मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था जिसको कार्ल लिनियस सर ने बताया था, इन्होंने क्या बताया कि चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम लोग उसका 2 नाम रखेंगे, 2 वर्ड का होगा, ठीक है। उसका जो नाम रखा जाएगा वो 2 वर्ड का होगा, राइट। वो कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा हायरार्की उसके अंदर इंक्लूड है, देखो क्या है। ऑप्शन नंबर ए
जीनस, ऑप्शन नंबर बी स्पीशीज, ऑप्शन नंबर सी क्लास, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। चलो दो कंपोनेंट बताना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का दो कंपोनेंट बताना है जिसका हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। चलो बताओ। यस सर, हम लोग को ऑप्शन नंबर ए जीनस लग रहा है, जीनस है ही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखो स्पीशीज है। ठीक है, मतलब सर मुझे एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मैं ऑप्शन नंबर ए टिक करूं कि ऑप्शन नंबर बी टिक करूं, क्योंकि दोनों ही है। राइट, तो जब इस कंडीशन में फंसो, राइट, तो आप पहले क्या करोगे, पूरे ऑप्शन को देखोगे। ऑप्शन नंबर सी क्लास, ये तो नहीं है, ए और बी दोनों है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन हमारा ना ही ए होगा ना ही बी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड एज। ठीक है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिवाइड करना ग्रुप और सब ग्रुप में, इस प्रोसेस का नाम क्या है, हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी केमिकल क्लासिफिकेशन, और ऑप्शन नंबर डी नन। यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। राइट, जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप और सब ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया था, याद करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या है, द फंगस आर डैश इन नेचर, मतलब फंगस नेचर में क्या होते हैं, कौन से लेवल पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन नंबर बी हेटेरोट्रॉफिक, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। चलो बताओ। हम लोग ने देखो पढ़ा था, जो फंगस होते हैं ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, तो इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक तो नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फंगस होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द प्लांट्स आर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस वो पहले वाला फंगस के लिए था, अब ये वाला प्लांट के लिए। द प्लांट आर डैश इन नेचर, प्लांट क्या होते, ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर होते, ऑप्शन नंबर बी ऑटोट्रॉफिक होते, ऑप्शन नंबर सी हेटेरोट्रॉफिक होते, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। बताओ। यस, प्लांट अपना खाना खुद से बना सकते हैं ना। पहली बात, प्लांट अगर अपना खाना खुद से बना रहे तो उसको प्रोड्यूस कर रहे, खाना प्रोड्यूस कर रहे, तो हम लोग उसको प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ऑटोट्रॉफिक, दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है, बोथ ए एंड बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सेल वॉल ऑफ फंगस आर मेड अप ऑफ। हम लोग ने पढ़ा था जो सेल वॉल होता है ये दो लोगों के पास होता है, एक फंगस के पास होता है, दूसरा प्लांट के पास होता है, एनिमल के पास नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे जो सेल वॉल होता है फंगस का, वो कौन सा मटेरियल का बना हुआ है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए काइटिन, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। बताओ। यस, फंगस का जो सेल वॉल होता है ये काइटिन का बना होता है, किसका, काइटिन का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेम क्वेश्चन को रिपीट करो, बस ये अब मैं ये प्लांट के लिए पूछ रहा हूँ। देखो क्या है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ। प्लांट का जो सेल होता है, उसका जो सेल वॉल होता है वो कौन से मटेरियल का बना है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए काइटिन, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। यस, प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब मान लेते कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल का बना है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। ओके, क्वेश्चन क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल का बना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मल्टी सेल्यूलर। ओके,
मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीपल सेल के बने, तो वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। ओके, क्वेश्चन क्या है? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीपल सेल के बने, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, बात समझ में आई? ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने टोटल 16 क्वेश्चन किया, जिसकी वजह से हमारा एक क्या हो गया, रिवीजन हो गया फटाक से। ठीक है, तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खुश रहिए। ओके, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।